तो हेलो गाइज, माय नेम इज़ हितेश रोहिला एंड वेलकम टू नॉलेज विद हितेश। तो लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो पोस्ट मॉडर्न एरा है उसको स्टार्ट किया था, जिसका टाइम पीरियड चलता है हमारा 200 BC से 300 AD तक। लास्ट वीडियो में हमने हमारी दो डायनेस्टीज़ के बारे में बात की थी, हमारी शुंगा डायनेस्टी, उसके बाद हमारी कान्वा डायनेस्टी। ठीक है, तो आज हम उसी से आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे हमारी तीन उसके बाद जो डायनेस्टीज़ आती हैं, जिसके अंदर हम इंडो ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे, शाकाज के बारे में बात करेंगे और पार्थियंस के बारे में बात करेंगे। तो ये तीन डायनेस्टीज़ हम आज हमारा जो पोस्ट मॉडर्न एरा है इसके बारे में जानते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लिखते हैं हमारा टॉपिक का नाम, पोस्ट मॉडर्न एरा। इसका टाइम पीरियड मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमारा 200 BC से हमारा 300 AD तक चलता है। ठीक है, इसके अंदर भी हमने लास्ट वीडियो में हमने तीन डायनेस्टीज़ के बारे में, दो डायनेस्टीज़ के बारे में बात की थी, एक हमारी शुंग डायनेस्टी और कान्वा। आज हम बात करेंगे इसके अलावा तीन डायनेस्टीज़ और, एक हमारी इंडो ग्रीक्स, इसके बाद शाकाज और फिर पार्थियंस। ठीक है, तो चलो अब हम बात करते हैं हमारी, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडो ग्रीक्स के बारे में। अब देखो, इसको समझने के लिए इंडो ग्रीक्स मतलब कैसे आते हैं इंडिया के ऊपर, कैसे अटैक करते हैं, कहाँ पे करते हैं, तो इसका सबसे पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड समझा देता हूँ छोटा सा। तो देखो क्या होता है, जो इंडो ग्रीक्स है ना, इनका हमें हमारे जो पुराण हैं इनके अंदर भी जिक्र दिखता है। जो हमारे हिंदू जो टेक्स्ट है, हमारे पुराण, उनके अंदर भी जिक्र दिखता है। इनको जाना जाता है यवनाज के नाम से। ठीक है, और इनका टाइम पीरियड चलता है हमारा 2nd BC से बिगिनिंग ऑफ 1st AD। तो ये भी आप याद रखना। तो देखो, इनका मैं सबसे पहले आपको बैकग्राउंड समझाता हूँ। जो ये हमारे जो ग्रीक्स थे उस टाइम पे क्या था कि क्या है, हमारा वेस्ट एशिया है ना। अब वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया पे कौन रूल कर रहे थे, एक एम्पायर था उस टाइम पे जिसका नाम था सेल्यूसिड एम्पायर। ये ग्रीक्स का एम्पायर था, सेल्यूसिड एम्पायर। तो अब इतना बड़ा एम्पायर है जैसे कि, तो उस टाइम पे भी क्या होता था कि जो हमारे, अगर हमें कोई टेरिटरी मतलब ज़्यादा बड़ी है हमारी, तो उसको संभालने के लिए हमने गवर्नर्स अपॉइंट करे थे। हमने अशोका के टाइम पे भी देखा था कि अशोका ने भी अपने गवर्नर्स अपॉइंट करे थे अलग अलग जगहों पर, ताकि वो भी उनको अच्छे से संभालें। तो सेम चीज़ है, सेल्यूसिड एम्पायर में भी गवर्नर्स थे। तो ऐसे ही एक जगह है अफगानिस्तान के अंदर, बैक्ट्रिया। ठीक है, ये कहाँ जगह है, बैक्ट्रिया। ये बैक्टीरिया नहीं है, ये बैक्ट्रिया है। बैक्ट्रिया जगह है अफगानिस्तान के अंदर। और यहाँ का जो गवर्नर था वो, उसका नाम था डियोडोटस। ठीक है, ये था गवर्नर ऑफ, ठीक है, गवर्नर ऑफ बैक्ट्रिया, जिसका नाम था डियोडोटस। अब क्या था, अब ये काम कर रहा था कहाँ पे, सेल्यूसिड एम्पायर के अंडर में, है ना। सेल्यूसिड एम्पायर का गवर्नर था। लेकिन क्या होता है, इस टाइम पे आते आते जो सेल्यूसिड एम्पायर है वो वीक पड़ जाता है। अब जो हमने देखा है, अगर सेल्यूसिड एम्पायर वीक पड़ता है तो उसका फ़ायदा कौन उठाते हैं, या तो उनके जो कमांडर होते हैं, सेनापति होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं। अब तक हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ते आए हैं कि वो इसका फ़ायदा उठाते हैं, और कहाँ कहाँ पर गवर्नर्स भी उठा लेते हैं कई बार। तो सेम चीज़ होती है, जो ये गवर्नर थे डियोडोटस, अब ये भी इस टाइम पर रिवोल्ट कर देते हैं यहाँ पे बैक्टीरिया में। ठीक है, बैक्टीरिया में रिवोल्ट कर देते हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट कह देते हैं कि अब मैं इंडिपेंडेंट किंग हूँ, अब मैं किसी सेल्यूसिड एम्पायर के अंडर में काम नहीं करूँगा, मैं अपने आप में एक इंडिपेंडेंट हूँ। ठीक है, अपने इंडिपेंडेंट किंग हूँ। तो अब क्या होता है, अब इसी टाइम पे, अब ये देखो आपको पता होगा, तो अगर ये हमारा, मैं आपको बता दूँ, ये हमारा ऐसे इंडिया है, तो ये जो एरिया है इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, है ना। इधर हमारा पाकिस्तान आ जाता है ये एरिया, और ऊपर अफगानिस्तान आ जाता है यहाँ पे, तो ये भी आपको पता होगा। फिर इधर ईरान आ जाता है। तो इस टाइम पे जो हमारा नॉर्थ वेस्ट वाला एरिया है, यहाँ पे भी एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था शाकाज। शाकाज रूल कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, शाकाज, और इनको हम कहते हैं
सीथियंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये भी याद रखना, शाकाज या फिर सीथियंस कहाँ पे रूल कर रहे थे उस टाइम पे? ये रूल कर रहे थे हमारे नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट पे, मतलब कि इस वाले पार्ट पे रूल कर रहे थे। तो अब क्या होता है, अब देखो, अब इधर ये रूल कर रहे हैं शाकाज, है ना, और इसके इधर हैं कौन? हमारे ये सेल्यूसिड एम्पायर के कौन? बैक्टीरियन, जो कि डियोडोटस हैं। डियोडोटस जो हैं अब ये इंडिपेंडेंट बन चुके, तो अब ये यहाँ पे रूल कर रहे हैं अफगानिस्तान वाले एरिया में। अब इन दोनों के बीच में क्या है कि खतरे की घंटी है। क्या खतरे की घंटी है? कि कोई भी किसी पे अटैक कर सकता है। आसपास की जो टेरिटरी होती है, हमने देखा तो राजा अगर एक दूसरे से अच्छी दोस्ती नहीं होती उनकी, तो वो मतलब आपस में ही जलते रहते हैं एक दूसरे को देख के, और कभी भी वॉर की सिचुएशन हो सकती है। तो सेम चीज़ हुई कि अब ये चाह रहे थे अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना, सीथियंस, शाकाज, है ना, टेरिटरी को एक्सपेंड करना। अब इधर हिमालयाज है, तो अब ये ऊपर चाइना में तो जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि इसी टाइम पे ही एक चीज़ बनी थी। क्या बनी थी? ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी इसी टाइम पे बनना स्टार्ट हो गई थी, और जिसकी वजह से अब जो ये थे शाकाज, ये इस तरफ मूव नहीं कर पाए चाइना की तरफ। तो ऑब्वियस सी बात है, अब इनको मूव, अपनी टेरिटरी बढ़ानी है तो इनको मूव करना पड़ेगा इस तरफ। ठीक है, इस तरफ मूव करा। किस तरफ? किनके पास? जहाँ पे कौन थे? ये हमारे ये थे डियोडोटस, ग्रीक्स रूल कर रहे थे। तो इस टाइम पे क्या होता है, जब ये इस तरफ मूव करते हैं तो इनकी जिसको अब देखो ये बैक्टीरिया है ना, अब बैक्टीरिया को जहाँ पे जो इनके रूलर हैं उनको मैं बोलूँगा बैक्टीरियन। तो आप समझ जाना मैं बैक्टीरियन किसकी बात कर रहा हूँ। जो बैक्टीरिया है इनके जो रूलर हैं तो बैक्टीरियन। ठीक है, तो यहाँ पे रूल कर रहे थे बैक्टीरियन। कहाँ पे? इनके इस तरफ, इनके वेस्ट साइड पे। तो अब इनके बीच में होता है युद्ध, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे बैक्टीरियन है ये जीत जाते हैं। अब ये जीत जाते हैं तो ये इस तरफ आ जाते हैं, और इंडिया का जो हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया है ये पूरा एरिया कब्जा लेते हैं। और इसके साथ साथ हमारा नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर ये अपना एक छोटा सा एम्पायर बनाते हैं, जिसके नाम से हम जानते हैं इंडो ग्रीक्स इनको। ठीक है, कि ग्रीक्स रूलर थे। हम इनको इंडो ग्रीक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि देखो ये तो ग्रीक रूलर थे और इंडिया के अंदर आके एम्पायर बनाते हैं, अपना रूल करते हैं, तो इसलिए हम इनको जानते हैं इंडो ग्रीक्स के नाम से। और हमारे जो पुराण हैं उनके अंदर भी इनका जिक्र है यवनाज के नाम से, यवनाज। ठीक है, तो ये इसके पीछे का बैकग्राउंड है। मैंने आपको कहानी समझाने की कोशिश की कि कैसे ये इंडिया के अंदर आते हैं, कैसे इनका आक्रमण होता है यहाँ पे। ठीक है, वॉर में लड़ाई होती है, और कैसे फिर जाके ये अपना एम्पायर स्टैब्लिश करते हैं। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं हमारे इंडो ग्रीक्स के बारे में, जो हमें मतलब ऐसा नहीं है कि इसके टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम इंपॉर्टेंट है। तो जो चीज़ें हैं मतलब इंपॉर्टेंट है, जो मेरे को लग रहा है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके मतलब एग्जाम में आ सकती है, हेल्प कर सकती हैं, तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि मैंने आपको बताया कि जो पोस्ट मॉडर्न एरा है, यहाँ से क्वेश्चंस के आने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अगर आपकी किस्मत मतलब बेकार ही किस्मत है उस दिन की, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ से। पर हमारे सिलेबस में तो इसलिए हमें कवर करना ही पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। अब बात करते हैं हम इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैं, उनका नाम है मिनेंडर। ठीक है, और इनको हम हिंदी में कहते हैं मिलिंद। ठीक है, ये भी आप याद रखना। मिनेंडर भी इनका नाम है, जो कि ग्रीक वर्ड है ये मिनेंडर, क्योंकि ग्रीक रूलर थे सारे, तो अपने हिसाब से नाम रखेंगे। अब ये इनका नाम रमेश, सोनू, सुरेश थोड़ी रखेंगे। ठीक है, तो मिनेंडर और मिलिंद, इनको अब हिंदी के जो लोग हैं हमारे, हम लोग, हमको बोलना है नहीं मिलेंडर मिनेंडर, हम मिलिंद मिलिंद करने लगे, तो वही इनका हिंदी में नाम पड़ गया मिलिंद। इसके बाद आपको उसमें याद रखना है इनकी जो टेरिटरी थी। ठीक है, मतलब टेरिटरी मतलब इनका जो रूल चलता था, एरिया। अब इन्होंने देखो लड़ाई करके क्या है कि अब एरिया तो कब्जा लिया, तो अब एरिया है इनका स्वेट वैली। स्वेट वैली कहाँ पे? अब ये स्वेट जो वैली है हमारा, ये है हमारा आज का पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, वहाँ से लेके इनका एरिया था पंजाब तक। तो ये भी आपको पता होना है, मैंने लिखवाया नहीं ना यहाँ पे। एक चीज़ और चलो लिख लो, इन्होंने रूल कहाँ पे करा? इन्होंने रूल करा हमारा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नॉर्थ वेस्ट से नॉर्थ इंडिया में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है टाइम पीरियड इनका, ये लगा लो 165 BC के अराउंड। ठीक है, तो टेरिटरी इनकी हमने देखी, स्वेट वैली पाकिस्तान से लेके पंजाब तक थी, जहाँ पे इनकी जो कैपिटल थी, इन्होंने अपनी जो कैपिटल बनाई वो बनाई इन्होंने सियालकोट। अब सियालकोट कहाँ है? सियालकोट भी हमारा पाकिस्तान के अंदर है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इनके बारे में आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है जो वो पता होनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि ये ना
कन्वर्ट हो गए थे, कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म में, कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म। और ऐसा माना जाता है कि किसी के इन्फ्लुएंस से बुद्धिज्म में आए थे। और कौन वो इन्फ्लुएंसर थे? ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की बात नहीं हो रही यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क की बात हो रही है, जिनका नाम था, या फिर ऐसे लिखो आप, इन्फ्लुएंस्ड बाय नागसेन। ठीक है, नागसेन कौन थे? ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। जैसे हमारे में पुजारी होते हैं ना, बाबा जी हम कहते हैं, कि जो गली गली घूमते हैं, भटकते हैं, तो ये अपने आप को मतलब प्रचार कर रहे थे, एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे, हम पढ़ते आए हैं। तो ठीक है, नागसेन। अब ये भी कहा जाता है कि नागसेन और मिनेंडर से जब मिले तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस करे इनसे बुद्धिज्म से रिलेटेड। तो वो जो क्वेश्चंस इन्होंने करे वो एक बुक के अंदर, जो इनकी कन्वर्सेशन थी वो इन बुक के अंदर इन्होंने कंपाइल करी, जो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मिनेंडर, और इधर लिख देता हूँ, कन्वर्सेशन बिटवीन नागसेन एंड मिलिंद। ठीक है, ये मिलिंद गाबा नहीं है, तो मिलिंद। ठीक है, नागसेन और मिलिंद। और वो जो कन्वर्सेशन है इनकी, वो रिकॉर्ड कहाँ करी? रिकॉर्डेड इन मिलिंद पन्हा, ये बुक का नाम है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए, जो मिलिंद पन्हा बुक है, और ये किसने? नागसेन की, और इनकी क्या नाम है, हमारे मिनेंडर की, इनकी कन्वर्सेशन कहाँ पे लिखी हुई है? मिलिंद पन्हा में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक चीज़ और इसमें पता होनी चाहिए कि जो ये थे हमारे इंडो ग्रीक्स, ये फर्स्ट ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया के अंदर गोल्ड कॉइन्स इशू किए, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट रूलर्स इशूड गोल्ड कॉइन्स इन इंडिया। अब जो ये गोल्ड कॉइन्स थे, इनके ऊपर भी देखो, एक तो जो रूलर था, अब हमें कैसे पता कि इन्होंने करे? क्योंकि जो इनके जो गोल्ड कॉइन्स थे उसके ऊपर रूलर की फ़ोटो होती थी। जो रूलर था उस टाइम पे, राजा थे, इनकी फ़ोटोज़ थी, इनका नाम था, एंड डेट भी थी। डेट भी मिलती है हमें, जैसे आज भी आप देखोगे जो हमारे जो कॉइन्स होते हैं, है ना, हमारी इंडियन करेंसी के कॉइन्स होते हैं, उसके ऊपर डेट लिखी रहती है, 2020, 2010, इस टाइप से, ताकि पता चलता है कब इशू हुए हैं। इसके अलावा हमें कुछ गोल्ड कॉइन्स भी मिलते हैं जिनके अंदर हमें हमारी जो इंडियन देवीज़ हैं, हम जिनकी पूजा करते हैं, जिनकी वर्शिप करते हैं, उनकी भी फ़ोटोज़ कई बार हमें देखने को मिलती है गोल्ड कॉइन्स में, इन्हीं के टाइम पे। तो याद रखना, हमारी जो हिंदू देवीज़ या डाइटीज़ कहते हैं, तो उनकी फ़ोटोज़ भी हमें कई बार गोल्ड कॉइन्स में देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपको पता होना चाहिए इंडो ग्रीक्स के बारे में, वो ये कि इनके टाइम पे जो आर्ट एंड कल्चर है हमारा, आर्ट एंड कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट हुई, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ। खासकर कहाँ पे? और इसके अंदर देखो, यहीं पे ही हमारे जो बुद्धा थे, उनकी इमेज वर्शिप भी स्टार्ट हो गई थी। बुद्धा की इमेज वर्शिप स्टार्ट हो गई, मतलब इससे पहले जो बुद्ध थे हमारे, है ना, जो बुद्धिज़्म के जो फाउंडर हैं, उनकी कभी भी फ़ोटो की पूजा नहीं हुई। मैंने आपको, जब हम बुद्धिज़्म पढ़े थे तभी मैंने आपको बताया था कि मैंने ऐसे, आपको अगर याद हो तो मैंने डिफ्रेंशिएट करके बताए थे 3 स्कूल बुद्धिज़्म के। कौन कौन से? उन तीनों का नाम मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। ठीक है, कि 3 स्कूल्स ऑफ बुद्धिज़्म, जल्दी से आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इनका नाम। और जो ये सही बताएगा ना, ये तीनों स्कूल के नाम, उनका नाम मैं जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी उसके अंदर मैं हाईलाइट करूँगा उनका नाम। ठीक है, तो ये आप मुझे जल्दी बताना कि डेवलपमेंट हुई आर्ट एंड कल्चर के अंदर, और इसी टाइम पे ही हमारे जो बुद्धा थे उनकी इमेज की वर्शिप हुई। इससे पहले हम उनको कैसे पूजा करते थे? बुद्धा मतलब बुद्धिज्म को कैसे फॉलो करते थे? जो पीपल ट्री है ना, उनकी पूजा करते थे। इसके अलावा पीपल ट्री की क्यों पूजा करते थे? क्योंकि बुद्धा ने बैठ के पीपल ट्री के नीचे बैठ के मतलब अपनी ज्ञान की प्राप्ति करी थी, जिसकी वजह से हम पीपल ट्री को पूजा करते थे। इसके अलावा हम और क्या, स्तूप की पूजा करते थे, है ना, क्योंकि बुद्धिस्ट स्तूप की। और इसके अलावा मैं आपको याद हो तो उनके जो चरण पादुका थी, मतलब पैर की जो फुटप्रिंट्स थी, उनकी पूजा करते थे।
इस टाइम पे आते आते जो बुद्धा की जो फोटो थी वो बन गई थी, और कहाँ पे बनी थी, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट। दो इंपॉर्टेंट स्कूल थे जहाँ पे बुद्धिज्म से रिलेटेड या फिर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। एक कहाँ पे था, गंधार में, और एक मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया हुआ है, वो था मथुरा में। ठीक है, तो याद रखना, मथुरा और गंधार। गंधार हमारा पाकिस्तान के अंदर है, मथुरा हमारा यूपी के अंदर है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि दो स्कूल थे हमारे आर्ट के जहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह बननी स्टार्ट हुई, मतलब डेवलपमेंट्स आई। आपने देखा होगा कि देखो, जो बुद्धा था, मतलब बुद्धा थे, तो जो बुद्ध थे, जब इनकी डेथ हुई है ना, तो उनके भी 500 सालों बाद इनकी पहली मूर्ति बनी। अराउंड 500 सालों ये लगा लो ना, ये देखो 200 BC है, तो 500 के करीब लगा लो, 500-600 साल लगा लो, इनकी मूर्ति बनी, फोटो बनी। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अब ऐसा तो कोई इंसान बचा होगा नहीं जिसने मतलब बुद्धा जी को देखा हो और वो बता सके कि ऐसे दिखते हैं या वैसे दिखते हैं। तो जो आर्टिस्ट थे गंधार के, अब ये यहाँ पे रूल कौन कर रहा है, रूल कर रहे हैं हमारे ग्रीक्स। तो जो आर्टिस्ट थे गंधार के, उन्होंने जो बुद्धा को जो बनाया ना, वो ग्रीक्स की तरह मतलब लुक अलाइक बनाया, कि मतलब ताकि वो ग्रीक्स के, आप देखोगे तो फीचर्स, जो ग्रीक्स के लोगों के फीचर्स होते हैं वही बुद्धा के अंदर आपको दिखेंगे। कि उनके जो बाल होते हैं वो घुंघराले बाल दिखेंगे आपको, मतलब ऐसे, आप अगर आपने देखा होगा ऐसे राउंड ऐसे ऐसे बाल दिखेंगे आपको घुंघराले। ठीक है, ये ऐसे इस टाइप से। तो अब ग्रीक्स के भी जो गॉड्स हैं ना, उनसे भी काफ़ी मतलब मिलाया, मतलब काफ़ी, मतलब अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों को तो काफ़ी मिलते जुलते दिखेंगे आपको उनके फीचर्स। तो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि इससे आप याद रख सकते हो कि जो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट है हमारा, वो किन के टाइम पे डेवलप हुआ, वो डेवलप हुआ था हमारे इंडो ग्रीक्स के में। और इसी टाइम पे ही हमारे जो बुद्धा थे उनकी भी मूर्ति की या फोटो की जो पूजा है वो स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, तो इतना आपको इनके बारे में, इंडो ग्रीक्स के बारे में पता होना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम जानते हैं हमारी जो नेक्स्ट डायनेस्टी है जिसका नाम है शाकाज या फिर सीथियंस, इनके बारे में बात करते हैं। अब देखो, अब ये जो हमारे शाकाज हैं या फिर इनको हम सीथियंस कहते हैं, ये कौन थे? ये एक्चुअली एक सेंट्रल एशिया की एक नोमैडिक ट्राइब थी। नोमैडिक ट्राइब मतलब एक कबीले में रहते थे, मतलब जंगलों में इधर से उधर जाते थे, खाना वाना रखते थे। नोमैडिक ट्राइब आप समझ लो। ठीक है, सेंट्रल एशिया की थी। तो अब क्या होता है, अब यूएची, अब क्या होता है, यूएची जो भी एक सेंट्रल एशिया की, ये भी एक नोमैडिक ट्राइब थी। ठीक है, एंटी मतलब नोमैडिक ट्राइब। तो यूएची है, ये भी सेंट्रल एशिया की एक नोमैडिक ट्राइब है। तो ये क्या करती है, इन पे अटैक कर देती है। अटैक्ड शाकाज, जिसकी वजह से क्या होता है, इनको इंडिया की तरफ माइग्रेट करना पड़ जाता है। माइग्रेटेड टू इंडिया। अब इंडिया के अंदर कौन बैठे हैं, इंडिया के अंदर उस टाइम पे बैठे हैं हमारे इंडो ग्रीक्स। और इंडो ग्रीक्स और इन पे क्या नाम है, शाकाज के बीच में होता है युद्ध, वॉर होती है, जिसके अंदर क्या होता है, जो शाकाज है वो जीत जाते हैं। अब जब शाकाज जीत गए तो ये अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं कहाँ पे, हमारा जो नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया है वहाँ पे। ठीक है, इतना ये मैंने आपको पीछे का बैकग्राउंड बता दिया कि कैसे ये इंडिया के अंदर आते हैं, क्या क्या कारण होते हैं और कैसे ये मतलब वहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश करते हैं। आपको इसके बारे में एक बार और पता, एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि ये एक्चुअली 5 ब्रांचेज में थे। ठीक है, इंडिया के अंदर। अब 5 ब्रांचेज में कौन कौन सी, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। एक तो आप ऐसे याद रखो, जो नॉर्थ डेक्कन है उस वाले एरिया पे, इसके बाद आपका मथुरा पंजाब, ठीक है, वेस्टर्न इंडिया एंड अफगानिस्तान। 5 हो गए ना, देखो 1 2 3 4 और 5। इस एरिया पे ये इन्होंने अपनी जो टेरिटरी है वो बना रखी थी। 5 अलग अलग ब्रांचेस में ये मतलब फैले हुए थे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में।
तो अब इसके अंदर जो इनके फर्स्ट किंग थे, जिनको मोग भी कहते हैं या फिर मोसिस भी कहते हैं, है ना, ये क्या करते हैं, अब इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। इनकी जो टेरिटरी थी वो हमारा आपका पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के बीच में थी, ठीक है। पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान के बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे इनकी टेरिटरी थी। और इन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ पे बना रखी थी, इन्होंने अपनी कैपिटल बना रखी थी सिरकप। ये जगह भी पाकिस्तान के अंदर है आपका, ठीक है, याद रखना। सिरकप में इन्होंने अपनी कैपिटल बना रखी थी, और किन्होंने, मोग ने और मोसिस ने, ठीक है। तो अभी भी इन्होंने जो पूरी जो इंडो ग्रीक्स की टेरिटरी थी वो कैप्चर नहीं करी थी, कुछ एरिया इन्होंने कैप्चर करा था, जो मैंने आपको बताया पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक। फिर इनके बेटे आते हैं एजिस वन, इनके बेटे आते हैं एजिस वन। वो क्या करते हैं, कैप्चर्ड ऑल इंडो ग्रीक्स की टेरिटरी को सबको कैप्चर कर लेते हैं। एंड डिफीटेड लास्ट इंडो ग्रीक किंग हिप्पोस ट्रेटस। देखो भाई, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये पता होनी चाहिए आपको कि जो फर्स्ट किंग थे मोग, जिनका मोसिस नाम था, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो मतलब आते हैं यहाँ पे इंडो ग्रीक्स की कुछ टेरिटरी पे अटैक करके अपने आप को स्टैब्लिश कर लेते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वाले एरिया पे, और अपनी कैपिटल बनाते हैं सिरकप, पाकिस्तान के अंदर है। तो अब इनके जो बेटे होते हैं जिनका नाम होता है एजिस वन, है ना, या एजिस कुछ भी प्रोनाउंस कर लो आप, तो वो क्या करते हैं, बाकी की जो इंडो ग्रीक्स की जो टेरिटरी होती है उनको कैप्चर कर लेते हैं, और जो लास्ट इंडो ग्रीक रूलर होते हैं, कौन होते हैं, हिप्पोट्रेटस, उनको हरा देते हैं और उनकी टेरिटरी को कैप्चर कर लेते हैं सारी को। इतना ही आपको इस डायनेस्टी के बारे में पता होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी नहीं है साकाज। और इसके अलावा एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ कि जो लास्ट इनके जो रूलर थे, लास्ट रूलर याद रख लो, आ जाता है एग्जाम में बहुत सी बार, उनका नाम था रुद्र सिंह, रुद्र सिंह थर्ड, ठीक है, लास्ट रूलर थे रुद्र सिंह थर्ड। और वो कैसे ख़त्म होते हैं, अब देखो इन्होंने काफ़ी टाइम तक रूल करा, इन्होंने जो आपका ये जो लास्ट इनके जो है ना, ये 4th AD तक, 4th सेंचुरी AD तक, याद रखना 4th सेंचुरी AD तक इन्होंने क्या करा, रूल करा। तो लास्ट जो थे उनके रुद्र सिंह थे, थर्ड थे। और इनको कौन मारता है, इनको मारता है चंद्रगुप्त सेकंड, जो कि कौन था, जो कि गुप्तन एम्पायर में हम पढ़ेंगे कि जो हमारा गुप्ता एम्पायर थे उनके एक रूलर थे चंद्रगुप्त सेकंड। किल्ड बाय चंद्रगुप्त सेकंड, है ना, गुप्ता एम्पायर। तो देखो, तो ये भी आपको इतना इनके बारे में, शाकाज के बारे में पता होना चाहिए। चलो अब नेक्स्ट डायनेस्टी देखते हैं हमारी, जिनका नाम है पार्थियंस, ठीक है। इनके बारे में आपको इतना पता होना चाहिए, जो पार्थियंस हैं मेनली ये कहाँ से बिलोंग करते थे, बिलोंग टू ईरान, है ना, ईरान से बिलोंग करते थे। और उसके बाद ये माइग्रेट हुए, माइग्रेटेड टू इंडिया। और 1st सेंचुरी के आसपास, है ना, 1st सेंचुरी के आसपास इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था हमारा जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है इंडिया का, नॉर्थ वेस्ट पार्ट में, ठीक है। इतना आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे रूल करते थे। हमारा जो इंडिया का, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारा मान लो इंडिया, ये वाला जो पार्ट है नॉर्थ वेस्ट पार्ट, इसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी कह दो आप, इसको नॉर्थ वेस्ट पार्ट भी कह दो, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया था। अब इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो इंडियन टेक्स्ट है उसके अंदर इनको पहलवाज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, पहलवाज,
पहलवास। ठीक है, अब बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंट किंग की। तो एक किंग का नाम आपको पता होना चाहिए, वो है गोंडोफेरनेस। ठीक है, इनके बारे में पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सी बार एग्जाम में आ जाता है कि ये किंग कौन से डायनेस्टी से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने आपको एक छोटा सा बता दिया। ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायनेस्टी नहीं है, बस ये मतलब थोड़ा थोड़ा हम देखेंगे डायनेस्टी के बारे में कि गोंडोफेरनेस इनके जो फर्स्ट किंग थे। अब इसके बारे में देख लेते हैं कि इनकी जो टेरिटरी थी वो आपकी लगा लो काबुल, अफगानिस्तान के अंदर काबुल है, वहाँ से लेके पंजाब तक थी। और इनके टाइम पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है सेंट कोलंबस। आप सबने इसका नाम सुना होगा सेंट कोलंबस का, सॉरी सेंट कोलंबस नहीं, सॉरी सेंट थॉमस। सेंट थॉमस जो थे, है ना, आपने स्कूल भी देखे होंगे काफ़ी सेंट थॉमस के नाम से। तो ये कौन थे? अब ये थे कि मिशनरी थे ये, मतलब क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए इंडिया आए थे इन्हीं के टाइम पे, गोंडोफेरनेस के टाइम पे। सेंट थॉमस केम टू इंडिया टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी। ठीक है, और कब आए थे? 52 AD में। तो ये डेट भी मैंने आपको बता दी। और कहाँ, अब देखो, और कहाँ पे आए थे? हालांकि ये क्वेश्चन तो मैं पूछ लूँगा आपसे, लेकिन मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 3 स्कूल्स ऑफ बुद्धिज्म, तो आप वही बता देना। ये भी मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे आए थे। पहली बार ये आए थे हमारे केरला के अंदर, तो इतना भी आपको पता होना चाहिए इनके बारे में। ठीक है, सेंट थॉमस। तो ये जो पार्थियंस है इनके बारे में इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बाकी जहाँ पे हमें डिटेल में जाना होगा, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, वहाँ पे हम काफ़ी डिटेल में जाएंगे। जैसे कि मैंने अशोका के ऊपर ही 3 वीडियोज़ बनाई है ना, फिर हम गुप्ता पीरियड के बारे में भी थोड़ा जानेंगे अच्छे से डिटेल में। तो ये इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज़ नहीं है, इनके बारे में आपको बस थोड़े थोड़े नाम पता होने चाहिए कि गोंडोफेरनेस कहाँ से बिलोंग करते हैं, पार्थियन से। ये पार्थियंस कहाँ से थे? ईरान से थे, जो इंडिया में माइग्रेट करा था उन्होंने बाद में, और अपने आप को स्टैब्लिश करा था नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर, जो ये वाला पार्ट होता है इंडिया का। इंडियन टेक्स्ट में हम इनको पहलवास के नाम से भी जानते हैं, है ना। और इनके इंपॉर्टेंट किंग थे गोंडोफेरनेस, जिनकी टेरिटरी थी काबुल से पंजाब तक। और इन्हीं के टाइम पे जो सेंट थॉमस थे, है ना, ये आए थे इंडिया के अंदर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करने के लिए। और कब आए थे? 52 AD में। और कहाँ पे आए थे? कौन से स्टेट में? केरला के अंदर आए थे। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इससे बाकी की जो डायनेस्टीज बची, जैसे सतवाहन डायनेस्टी है हमारी, कुषाण है ना, वो डायनेस्टी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।